आइए सुनते हैं उपन्यास नदी के द्वीप, जिसके लेखक अज्ञेय जी हैं। दूसरे संस्करण की भूमिका। नदी के द्वीप के दूसरे संस्करण में यत्किंचित शाब्दिक हेरफेर के अतिरिक्त स्थान स्थान पर उद्धृत हिंदी तक भाषाओं के पदों का भावानुवाद भी कर दिया गया है, जिससे केवल हिंदी जानने वाले पाठक को असुविधा ना हो। ऐसे अनुवादों में मूल का पूरा भाव तो नहीं आ सकता, साथ उद्धरण का पूरा तात्पर्य ग्रहण करने के लिए संदर्भ की भी आवश्यकता होती है। फिर भी आशा है कि पाठक को कथा प्रवाह और उसकी अंतः संवेदना के चलने में अधिक बाधा न होगी। रचना ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ चलने में पाठक को बिल्कुल परिश्रम न करना पड़े। ऐसा नदी के द्वीप के लेखक का मानना नहीं है। फिर भी वह यत्नशील है कि मार्ग बीहड़ होकर भी अनाकर्षक न हो, क्योंकि वह चाहता है पाठक साथ चले, लेखक के नहीं, कृति के। लेखक कृति से जितना अलग है, पाठक लेखक से भी उतना ही अलग रहे। यही तीनों के लिए श्रेय है। और आलोचक, आज हिंदी का आलोचक केवल अपने साथ चलता है और किसी के नहीं। ऐसा साथ फलप्रद तो क्या ही हो सकता है। वंध्य होकर भी वह रुचिकर ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना उसके लिए की जा सकती है। लेखक। तीसरे संस्करण की भूमिका। आलोचक ने कुछ नया नहीं कहा है, इसलिए उसे नया कुछ कहने का प्रयोजन लेखक का भी नहीं। और पाठक तो क्या, उसे कुछ नया कहने को भी क्या हो सकता है। कृति से अलग कुछ हो ही नहीं सकता, सिवा आलोचक द्वारा सृजे गए पूर्वग्रहों से मुक्त रहने के अनुरोध के। कृति पाठक को रुचे और उनके अंतःकरण की समृद्धि में भाग दे, यह लेखक की सबसे बड़ी सफलता होगी और इसी की वह कामना करता है। लेखक। उपन्यास में क्रम। भुवन, चंद्रमाधव, गौरा, उसके बाद अंतराल, फिर रेखा, भुवन, चंद्रमाधव, रेखा, उसके बाद फिर अंतराल, उसके बाद गौरा, उसके बाद उपसंहार। कई हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, नहीं तो थका हारा सागरिक कभी ऐसे यात्रा करता न रह सकता। भुवन। गाड़ी जब प्रतापगढ़ से चली नहीं, तब तक भुवन ने नहीं जाना कि उसे अपने बारे में सोचने की कुछ जरूरत है, और गाड़ी चलने पर भी ठीक इस रूप में उसने यह बात जानी हो, ऐसा भी नहीं। वह केवल हक्का बक्का सा गाड़ी का हैंडल पकड़े खड़ा रह गया। उसमें से उसने अपने मुक्त दूसरे हाथ की ओर देखता हुआ, मानो वह उसी का नहीं कोई पराया हाथ हो, जो किसी रहस्यमय क्रिया से उसके शरीर के साथ लग गया हो और अब अपने और पराये के संधि स्थल उसकी कुहनी पर चुनचुनाहट हो रही हो। वह सवार ही चलती गाड़ी पर हुआ था। उसके प्लेटफॉर्म पर खड़े रेखा से बातें करते करते कब गाड़ी चल पड़ी थी, यह उसे मालूम नहीं हुआ था। और अगर रेखा ही सहसा उसकी कुहनी पकड़कर मुस्कुरा कर उसे ठेलती हुई न कहती, अच्छा जल्दी से सवार हो जाइए, आपकी गाड़ी जा रही है, तो वह जरूर गाड़ी से रह जाता। और यहीं से उसके विस्मय का आरंभ होता है, क्योंकि यद्यपि वास्तव में रेखा ने उसे ठेलकर गाड़ी पर सवार करा दिया था, तथापि उस बहुत हल्के धक्के में यही लगा था कि रेखा वास्तव में उसे कुहनी पकड़कर खींच रही है, कि उस शब्द के और उसकी क्रिया भी उसके वास्तविक अभिप्राय को झुठला रही थी, और वह वास्तव में उसे रोक लेना चाहती है। और जहाँ उसने भुवन की कुहनी को छुआ था, वही यह अद्भुत अपूर्व परिचित चुनचुनाहट हो रही थी उसकी कुहनी में, जो सदा अपने साथियों पर हंसता आया है कि उन्हें स्त्री का सानिध्य सहन नहीं होता। वे उसे सहज भाव से न ले पाकर उत्तेजित या अस्थिर हो उठते हैं। उसने यहाँ तक देखा कि किसी स्त्री द्वारा चाय का प्याला दिया जाने पर लोगों के हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे कि चाय छलक जाए। और आज एक स्त्री के द्वारा सहज भाव से ठेल कर गाड़ी पर सवार करा दिया जाना पर उसी की कुहनी में स्पर्शित स्थल पर चुनचुनाहट होने लगी है, और वह यह रोमानी कल्पना कर रहा है कि रेखा ने वास्तव में उसे ठेला नहीं बल्कि खींचा था। भुवन बाबू यूं हक्के बक्के अपने हाथ की ओर ताकते और अपनी कुहनी को पहचानते न खड़े रहिए, आखिर आपको क्या हुआ है? किसी ने पीछे चिड़चिड़े स्वर में कहा, अजी साहब फुटबोर्ड पर क्यों लटके खड़े हैं? भीतर चले आइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। चिड़चिड़ाहटपन वाजिब था, क्योंकि इंटर क्लास ही सही रात को सोते समय सब हैं, और तड़के 3 बजे दरवाजा खोलकर खड़े हो जाना
दूसरे मुसाफिरों को न सुहाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। भुवन ने भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया और एक सीट पर सिमट कर बैठ गया। उसकी विस्मय की जड़ता कुछ कम हुई तो उसकी स्मृति धीरे धीरे पिछले कुछ घंटों में दृश्यावली के पन्ने उलटने लगे। रेखा से उसका परिचय लंबा नहीं था, बल्कि परिचय कहलाने लायक भी नहीं था, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही वो अपने मित्र चंद्रमाधव के घर पर एक छोटी चाय पार्टी में इनकी पहली भेंट हुई थी और उसके बाद 2-3 बार वह हजरतगंज के कोने या फिर कॉफी हाउस में उनका कुछ वार्तालाप हुआ था। भुवन को लखनऊ से इलाहाबाद जाना था। रेखा किसी परिचित परिवार के पास कुछ दिन बिताने प्रतापगढ़ जाने वाली थी। बातचीत के सिलसिले में यह जानकर दोनों एक ही गाड़ी से जा रहे हैं, चंद्रमाधव ने सलाह से यह निश्चय हुआ कि तीनों साथ ही हजरतगंज में कहीं भोजन करके स्टेशन पहुंच जाएंगे और दोनों को गाड़ी पर सवार करा चंद्रमाधव लौट आएगा। भुवन का सारा सामान तो चंद्रमाधव का नौकर ले आएगा और रेखा का सारा सामान उसके अतिथि का चपरासी पहुंचा देगा। यह तो बिल्कुल साधारण बात थी, लेकिन गाड़ी में बहुत भीड़ थी। पहले यह सोचा गया कि दोनों अलग अलग स्थान खोजें, क्योंकि शायद जनाने डिब्बे में कुछ अधिक जगह हो तो रेखा अधिक कष्ट उठाए। चंद्रमाधव उसे बिठाने जनाने डिब्बे की ओर गया और भुवन अपने लिए स्थान खोजने के लिए निकला। कोई 15 मिनट में अनेक डिब्बों का मुआयना करके आंखों से प्रत्येक में मिल सकने वाली जगह के घन, इंच और वर्ग इंच का हिसाब लगाने के बाद जब भुवन ने एक डिब्बे में खिड़की के रास्ते अपना छोटा सा बक्स और संक्षिप्त बिस्तर अंदर ठेल दिया और तय कर लिया कि किवाड़ के आगे लगे सामान के ढेर के कारण उधर से ना जा सकने पर भी खिड़की के रास्ते घुस सकेगा, वह यह देखने के लिए लौटा कि रेखा पर कैसी बीत रही है। मन ही मन उसने यह भी सोचा, इसी गाड़ी में जाना ऐसा जरूरी है क्या? एक दिन देर भी तो हो सकती है। इलाहाबाद पहुंचना कोई ऐसा जरूरी तो नहीं। मुफ्त में तकलीफ का सफर क्यों ना कल पर टाल दिया जाए। यही सोचते सोचते वह वहां पहुंचा जहां चंद्रमाधव एक खिड़की के पास खड़ा था। रेखा डिब्बे के भीतर पहुंच गई थी, पर डिब्बा अपना यह देसी नाम इतना सार्थक कर रहा था कि वहां जहां वह खड़ी थी वहां से इधर उधर मुड़ने लायक भी स्थान नहीं था। वह खड़ी थी तो बस जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रह सकती थी। भुवन ने मुस्कुराते हुए पुकार कर अंग्रेजी में पूछा, रेखा जी कैसा चल रहा है? रेखा ने जरा गर्दन उनकी ओर मोड़ कर कहा हंसते हुए, शमिगली, मैं जैसे सागर की मछली हूँ, जमीन से पैर उठा लूं तो भी नहीं गिर सकती, तैरती रह जाऊंगी। भुवन ने चंद्रमाधव से कहा, चंद्र, रेखा जी का इसी गाड़ी में जाना ऐसा जरूरी है? चंद्र ने फौरन सह लेते हुए आवाज दी, रेखा जी अब भी सोच लीजिए, आज जाना जरूरी है क्या? मेरा कल के शो का निमंत्रण अभी ज्यों का त्यों है, अब भी लौट चलिए, कल रात चली जाइएगा। रेखा ने भुवन की ओर उन्मुख होने की चेष्टा करते हुए पूछा, आपको कैसी जगह मिली है? सामान तो भीतर पहुंच गया है, यूं तो खिड़कियों से रास्ता है, अभी तो हवा भी मजे से आ जा सकती है। तो आपका क्या मत है? मैं तो चंद्र से बिल्कुल सहमत हूँ, और आप एक दिन रुक जाइए, कल चली जाइएगा। रेखा के चेहरे पर विकल्प की हल्की सी रेखा पहचान कर चंद्र ने जोर दिया, हाँ हाँ आइए बस, बल्कि अभी तो आज रात का शो भी देखा जा सकता है। और वह खिड़की में से भीतर झुककर रेखा का सूटकेस पकड़ने लगा। रेखा उतर आई, उतरकर भुवन से बोली, और आप? फिर चंद्र की ओर उन्मुख होकर, मिस्टर चंद्र, अपने मित्र को भी रोक लीजिए ना। चंद्र ने कहा, इन्हें जाने कौन देता है, आप रुक जाइएगा तो ये कहीं नहीं जा सकेंगे, इतने अनगैलेंट यह नहीं हो सकते। क्या हुआ, प्रोफेसर है तो? क्यों भुवन, कहाँ है तुम्हारा सामान? भुवन ने आनाकानी की। स्वयं उसने सफर एक दिन टाल जाने की बात सोची थी, पर रेखा को ऐसा करते देख न जाने क्यों एक प्रतीत भाव उसके मन में उमड़ आया कि जो निश्चय किया सो किया, अब बदलना ढुलमुलपन है, और ढुलमुलपन बुरी चीज है। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ कि बस फौलाद। रेखा ने कहा, हाँ डॉक्टर भुवन, आप भी रह जाइए ना, छुट्टी तो आप अभी और दिन है, लेकिन कुछ नहीं। चंद्र ने डपट कर कहा, चलो आगे बताओ सामान कहाँ है? और जिस कुली ने रेखा का सामान उठाया था उसी को आगे करके वह भुवन के डिब्बे की ओर बढ़ चला। स्मृति के पन्ने उलटते हुए भुवन ने सोचा, यहाँ तक ठीक था, रुक जाना कोई असाधारण बात नहीं हुई थी, और दोनों के रुक जाने में कोई बात भी नहीं थी। अगर उसे इलाहाबाद में जरूरी काम नहीं था तो रेखा को प्रतापगढ़ में और भी कम काम था। वह घूमती हुई और एक कुछ दिन बिताने जा रही थी, और चंद्र दोनों का मित्र था और खासा दिलचस्प आदमी। उसके आग्रह का असर होना स्वाभाविक था, और इस प्रकार दोनों रुक गए थे और अगली शाम को उसी प्रकार गाड़ी के लिए जा पहुंचे। फिर भीड़ थी, पर उतनी नहीं। फिर अलग अलग डिब्बों में सवार हुआ गया।
रेखा को जनाने डिब्बे में बैठने लायक स्थान मिल गया, यद्यपि बिल्कुल दरवाजे के पास, और भुवन ने भी अपना बक्स जमाकर अपने बैठने लायक सीट बना ली। विदा नमस्ते करके सीट के साथ वह अपने डिब्बे की ओर चला और सवार हो गया। यहाँ तक भी ठीक था, और अगर बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकने पर वह रेखा के डिब्बे तक जा सकता है, उससे एक आध बात कर आता रहा, तो यह भी कोई ऐसी असाधारण बात नहीं थी। यह साधारण शिष्टाचार ही है, और अगर रात 10 बजे के बाद भी हुआ तो अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि शिष्टाचार में कुछ अनावश्यक मुस्तैदी थी। यह दिखावा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि रेखा बड़ी मेधावी स्त्री है और उससे बातचीत विचारोत्तेजक है और मानसिक स्फूर्ति देती है। बस बात भी वे ऐसे ही करते आए थे। और प्रतापगढ़ में जब रेखा उतर गई और भुवन ने कहा, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा लखनऊ प्रवास बहुत सुखद रहा, तो उसने अपने स्वर में शिष्टाचार से, यद्यपि हार्दिक शिष्टाचार और औपचारिक शिष्टता नहीं, अधिक कुछ नहीं पाया था। रेखा ने भी वैसे ही अव्यक्तित पर सच्चे विनय से कहा, मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ, और आप तो इस वापसी यात्रा को भी प्रीतिकर बना दिया। तब और भुवन ने अपने हाथ और कोहनी की ओर देखा। फिर उसे लगा वह चुनचुनाहट अभी गई नहीं। वह अपनी कोहनी पर अब रेखा के स्पर्श का दबाव अनुभव कर रहा है, और वह दबाव ढकेलने का नहीं, खींचने का है। तब स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यावलोकन काफी नहीं, थोड़ा और पीछे देखना होगा। और पीछे देखने में या कम से विश्लेषण पूर्व देखने में उसे झिझक क्यों? वह अनमना क्यों है? सप्ताह भर से सामान्य सामाजिक परिचय, कौन उसमें ऐसे छायावेष्टित रह स्थल है जिनमें जिज्ञासा की किरण के पहुंचने से वहां पलती कोई छुई मुई अनुराग अनुभूति कर मर जाएगी? आग की लौ आलोचक देती है, उसे हम आलोक विकीर्ण हुआ देखते हैं, और व्यक्ति की तुलना में लौ से करे तो यही ध्वनित होता है कि उससे कुछ उत्कृष्ट होकर फैलता है। लेकिन रेखा मानो एक शीतल आलोक से घिरी हुई, उसके आवेष्टन में सची हुई, अलग, दूर और अस्पृश्य खड़ी थी। भुवन ने बार बार सिर से पैर तक उसे देखा। घूरना इस 20वीं सदी में अशिष्ट है, लेकिन एक ऐसी पारखी दृष्टि भी होती है जिसे घूरना नहीं कहा जा सकता, और जो केवल अशिष्ट नहीं बल्कि सौंदर्य का नैवेद्य मानी जाती है। तब मन ही मन भुवन ने कहा, यूं ही नहीं रेखा देवी, इतनी चर्चा होती है आपकी, उनमें कुछ जिसका उन्मेष जीवन का उन्मेष है, और जिसे जान सकना एक महान अनुभूति होगी। फिर वह जानना सुखद हो, दुखद हो। और उसने मुड़कर रेखा की सुनाई में आ सकने वाली विनय स्वर में अपने साथी से पूछा, क्यों मिस्टर चंद्रमाधव, रेखा जी कॉफ़ी पीती हैं? हम लोग कॉफ़ी हाउस चलें? इस परोक्ष निमंत्रण का उतना ही परोक्ष उत्तर देते हुए रेखा ने कहा, हाँ चंद्र, तुम बहुत बार कॉफ़ी पिला चुके हो मुझे, आज मेरा निमंत्रण रहा, और तुम्हारे मित्र भी आए। चंद्रमाधव ने कहा, वाह, यह नहीं हो सकता, मैं तो स्थायी मेजबान हूँ। तब भुवन ने कुछ साहस बटोर कर कहा, रेखा देवी, आज अगर मुझे मेजबान होने का गौरव प्रदान करें तो? रेखा ने मुस्कुराकर छद्म विनय से कहा, आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। हजरतगंज का कोना युक्त प्रांत के नागरिक जीवन की धुरी है। यह दूसरी बात है कि जीवन वहाँ जिया नहीं जाता, वहाँ केवल जीवन से विश्रांति की व्यवस्था है। तथापि जो लोग उस जीवन का संचालन और नियमन करते रहे हैं, उनका एक स्वाभाविक संगम वह कोना है। इसीलिए भुवन ने जब भुवन से लखनऊ आया, तब से रोज चंद्र के साथ कॉफी हाउस आता, दिन में एक बार तो अवश्य, कभी कभी 2-2, 3-3 बार। और उस रूप रस गंध सिक्त मानव प्रवाह को किनारे से देखकर मन ही मन यह समझता चला जाता है कि वह भी जीवन के प्रवाह के बीच में है, कि जीवन का तीव्र स्पंदन जिस नाड़ी में हो रहा है उसे वह पकड़े है, और चाहे तो दबाकर रुद्ध भी कर दे सकता है। लखनऊ आए उसे कुछ 3 दिन हुए हैं। चंद्रमाधव उसका कॉलेज का सहपाठी और मित्र, स्थानीय पायनियर का विशेष संवाददाता है और लखनऊ से परिचित है। यूं भी बहुधंधी आदमी है, उसके साथ रहने घूमने से जीवन का प्रवाह अनुशासित कर सकने का यह भ्रम सहज ही हो सकता है। इससे क्या, कॉलेज के बाद चंद्रमाधव निरंतर सनसनी की खोज में दौड़ा किया है। अफ्रीका, अबिसीनिया, इटली, जर्मनी, चीन, कोरिया, और वह 4-6 वर्ष वैज्ञानिक खोज और देशाटन में लगाकर पहले भी कुछ अधिक अंतर्मुखी और तटस्थ होकर एक कस्बे के कॉलेज में लेक्चरर हो गया है, जो कि यूं ही दुनिया के प्रवाह से बहुत दूर रहता है। यह जीवन की धमनी को पकड़े रहने का भ्रम बड़ा लुभावना और अहम को पुष्ट करने वाला है। और इससे क्या, चंद्र का कहना है वह जीवन के निरंतर दबाव से बचकर 2 मिनट चैन से बिताने के लिए कॉफी हाउस आता है। शायद उसे उस
उसको वही भ्रम लुभा सकता हो। और रेखा, भुवन को याद आया 3 दिन पहले चंद्र के यहाँ उसने पहली बार रेखा को देखा था। परिचय के समय उसने लक्ष्य किया था कि रेखा के पास रूप भी है और बुद्धि भी, किंतु बुद्धि मानो तीव्र संवेदना के साथ गुथी हुई है और रूप एक अदृश्य अस्पृश्य कवच सा पहने हुए है। पर इस आरंभिक धारणा को उसने तूल नहीं दिया था। प्रचलित धारणा है कि बुद्धिजीवी स्त्री के आवेग शिथिल होते हैं और अगर किसी कुछ चिट से फ्रेज्ड वुमेन का बिल्ला दे दिया जा सकता है, उसे लेकर माथापच्ची कौन करे। फलतः परिचय के साधारण शिष्टाचार के बाद भुवन अपने में खिंच गया था और रेखा चंद्र के यहाँ जुटे बुद्ध प्राणी मानव जीवों के गिरोह में खो गई थी। चंद्र ने भुवन को मिलाने के लिए लखनऊ का साहित्यिक समाज इकट्ठा किया था, किंतु उसे उपेक्षा की। जिस पिटारी में भुवन ने उसे डाल दिया था, उसे हटा झकोर कर रेखा बाहर निकल आई थी। बैठक के दौरान भुवन ने 2 बार उड़ती नजर से रेखा के चेहरे पर क्लांति और खेद के चिन्ह देखे थे। जब साहित्य चर्चा ने जोर पकड़ा और वातावरण में गर्मी आई, तो भुवन की दृष्टि कौतूहलवश फिर रेखा को खोजती हुई गई और सहसा ठिठक गई। रेखा कमरे की ओर शून्य के एक छोटे से वृत्त में बीचों बीच कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर कुर्सी के पीठ पर टिका था, पलकें बंद थी। वह बिजली के प्रकाश से कुछ बचकर बैठी थी तथा उसका माथा और आंखें अंधेरे में थे। बाकी चेहरे पर आड़ा प्रकाश पड़ रहा था, जिससे नाक, ओठ, थोड़ी की आकार रेखा सुनहली हो भर आई थी और इस स्वर्णाभ निश्चलता पर भुवन का कौतूहल आकर टिक गया था। कहते हैं कि आंखों के आत्मा के झरोखे हैं। आंखें आत्मा के झरोखे हैं। झरोखे बंद भी हो सकते हैं, पर होठों की कोर एक ऐसा सूचक है कि कभी चुकता नहीं और इन्हीं की ओर भुवन अपलक देखता रहा। वह कुछ क्षणों तक तंद्रा मानो रेखा को उस कमरे से दूर अलग ले गई थी, जहाँ होठों की कोरी का कसाव बिना तनिक कांपे भी जैसे अनजान कुछ नरम पड़ गया था। मुंह के आसपास असंख्य सिराओं का अदृश्य तनाव कुछ ढीला हो गया था और जीवन का अदम्य लचकीलापन जैसे फिर उभर कर एक स्निग्ध लहर बन गया था। जहाँ तक भुवन जान पाया, किसी और ने यह परिवर्तन नहीं लक्ष्य किया, पर उस क्षण के सहज शैथिल्य के द्वारा मानो रेखा ने अपनी सारी क्लांत शक्तियों को विश्राम देकर पुनरुत्थित कर दिया। वैसे वैसे नास्तिकों की भीड़ में कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंख बंद करके अपने आराध्य का ध्यान कर ले और उसके द्वारा नए विश्वास से भरकर कर्मरत हो जाए। रेखा जैसी आधुनिका के लिए भक्ति की उपमा शायद ठीक ना हो, पर उससे तुलना के द्वारा रेखा का पार्थक्य और भर आता है। और यह बात बार बार भुवन के सामने आती है कि रेखा में एक दूरी है, एक अलगाव है, कि वह जिस समाज से घिरी है और जिसका केंद्र है उससे अछूती भी है। यद्यपि यहाँ अस्तित्व के कौन से स्तर पर वह विभाजन रेखा है जो दोनों को अलग रखती है, इसी की कल्पना वह नहीं कर सकता था। कॉफी पीते पीते ये सब चलचित्र सी उसके आगे घूम गई और जैसे रेखा की रहस्यमयता उसे चुनौती देने लगी। यूँ व्यक्तित्व की चुनौती की प्रतिक्रिया भुवन में प्रायः सर्वदा नकारात्मक ही होती है। वह अपने को समझा लेता है कि चुनौती के उत्तर में किसी व्यक्तित्व में बैठना, चाहना अनधिकार चेष्टा है, टांग अड़ाना है, क्योंकि व्यक्तित्वों का सम्मिलन या परिचय तो फूल के खिलने की तरह एक सहज क्रिया होना चाहिए। पर रेखा के व्यक्तित्व की चुनौती को उसने इस प्रकार नहीं टाला। टालने की बात उसके मन में नहीं आई। रहस्यमयता की चुनौती स्वीकार करना तो और भी अधिक टांग अड़ाना है, क्योंकि किसी का रहस्य उद्घाटित करना चाहने वाला कोई कौन होता है, यह भी उसने नहीं सोचा। पर अनधिकार हस्तक्षेप की भावना भी उसके मन में नहीं थी। यह जो जन समुदाय से घिरे रहकर भी उससे अलग जाकर किसी अलक्षित शक्ति के स्पर्श से दीप्त हो उठने जैसी बात उसने देखी थी, रह रहकर वही भुवन को झकझोर जाती थी। जैसे किसी बड़े चौड़े पाट वाली नदी में एक छोटे से द्वीप का तरुपल्लवित मुकुट किसी को अपनी अनअपेक्षितता से चौंका जाए, या कि अंधेरे में किसी शीतल चमकती चीज को देखकर बार बार उसे छू कर देखने को मन चाहे। कहाँ से, किस रहस्यमय रासायनिक क्रिया से यह ठंडा आलोक उत्पन्न होता है। रेखा को देखते और इस ढंग की बात सोचते हुए भुवन कदाचित अनमना हो गया था, क्योंकि उसने सहसा जाना चंद्र और रेखा में यह बहस चल रही है कि सत्य क्या है और कब कैसे यह आरंभ हो गई। उसने लक्ष्य नहीं किया। चंद्र कह रहा था, सत्य सभी कुछ है, सभी कुछ जो है होना ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। रेखा ने टोका, लेकिन होने को तो झूठ भी है, छल भी है, भ्रम भी है। क्या वह सब भी सत्य है, या कि आप होने की कुछ दूसरी परिभाषा करेंगे? पर यह तो कहना
यही हुआ कि सत्य वह है जो सत्य है। नहीं, सभी कुछ जो है यानी उसमें मिथ्या भी शामिल है, भ्रम भी। मुझे अगर भ्रम है तो उसका होना भी होना है और इसलिए वह भी सत्य है। और मुझे भूत दिखते हैं तो भूत सत्य है, यूँ चाहे होते हो या ना होते हो। यूँ कह लें कि भूत मेरा सत्य है, दूसरे का चाहे हो ना हो। तो सत्य बिल्कुल मुझ पर आश्रित है, व्यक्ति सापेक्ष है, निरपेक्ष सत्य कुछ भी नहीं। रेखा ने आपत्ति के स्वर में कहा, क्यों डॉक्टर भुवन, आप भी ऐसा ही मानते हैं? भुवन कुछ कहे इससे पहले ही चंद्र ने कहा, हाँ, सत्य सापेक्ष ही है, निरपेक्ष वह हो ही कैसे सकता है? निरपेक्ष तो चीजें हैं, पदार्थ। पदार्थ सत्य नहीं है, निरा पदार्थ। सत्य तो पदार्थ का हमारा बोध है और बोध व्यक्तिगत है। भुवन ने कहा, मुझे तो लगता है कि हम सत्य और वस्तु का भेद भूल रहे हैं। भूत हो या ना हो, मेरे लिए है तो है, यानी यथार्थ है। पर सत्य तो दूसरी बात है। यूँ चंद्र जो पदार्थ और सत्य में भेद कर रहे हैं वह मैं मानता हूँ, पर वह अधूरी बात लगती है। क्यों? आगे और क्या है? पदार्थ वास्तव में एक अंश है, वास्तव में और भी बहुत कुछ आता है। विचार, कल्पनाएं, घटनाएं, परिस्थितियां, ये सब भी वास्तव में अंग हैं जिन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूँ, लेकिन सत्य तो कहा जा सकता है। चंद्र ने विजय के स्वर में यह कहा। यही तो मैं कह रहा था। नहीं, मैं वास्तव में और सत्य में भेद करना चाहता हूँ, या कहिए कि सापेक्ष और निरपेक्ष के सत्य के प्रश्न को दूसरी तरह देखना चाहता हूँ। भुवन क्षण भर रुका। एक उदाहरण लीजिए, 2 और 2 4 होते हैं, इस बात पर आप क्या कहेंगे? सत्य और क्या? लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा यह तथ्य है। और इस तरह शब्द सत्य केवल तथ्य है। सत्य की संज्ञा उन्हें तब मिल सकती है जब उनके साथ हमारा रागात्मक संबंध हो, यानी जो तथ्य हमारे भाव जगत की यथार्थता है वह सत्य है, जो निरे वस्तु जगत की है वह तथ्य है, वास्तविकता है, यथार्थता है, जो कह लीजिए, पर सत्य वह ऊनी पड़ती है। क्षण भर सब चुप रहे। फिर रेखा ने कुछ इस बात को स्वीकार करते हुए और कुछ विषयांतर करते हुए से कहा, सत्य को कटु क्यों कहते हो? कटु वह कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में भी कहते हैं पेनफुल ट्रुथ। अगर हम उसे सत्य मानते हैं, जानते हैं, तो वह पेनफुल क्यों होता है? भुवन ने कहा, मैं तो कहूँगा कि सत्य मात्र पेनफुल है। रागात्मक संबंध का यह मूल हमें चुकाना ही पड़ता है। सत्य तथ्य का रचनात्मक सृजन रूप है और सृजन सब पेनफुल होता है। अपने ताप की तपन में सब कुछ उसने रचा। रचना के सत्य का कितना सुंदर वर्णन है इस वाक्य में। रेखा ने कहा, यह सचमुच बड़ी सुंदर बात है, पर पेनफुल ट्रुथ की बात इससे हल नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि हल हो गई, शायद नहीं हुई। पेनफुल सत्य का एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए का ख से प्रेम करता है। उनका प्रेम एक तथ्य है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि का ख से प्रेम करता है। आपका कोई लगाव का ख से नहीं है, इसीलिए आप कल्पना कीजिए उस स्थिति में जिसमें आप अपनी ओर से यह बात कहनी हो, का ख से प्रेम करता है। कल्पना कीजिए यह बात आपको अपनी ओर से कहनी हो कि का ख से प्रेम करता है। यह कह देना बड़ा आसान है, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यह कह पाना कितना कठिन है, कितना पेनफुल है। क्योंकि एक तथ्य है, दूसरा सत्य, और सत्य ना कहना आसान है ना सहना आसान है। भुवन सांस लेने के लिए तनिक सा रुका और फिर बोला, अंग्रेजी की एक कविता है, द पेन ऑफ लविंग यू इज ऑलमोस्ट मोर देन आई कैन वेयर। तुम्हारे प्रेम की व्यथा दुस्सह है। बड़ी बात सच है, जरूर दुस्सह होगी और जरूर व्यथा होगी अगर सचमुच प्रेम है। चंद्र ने कुछ ठट्ठे के स्वर में कहा, तब तो सत्य भी खतरनाक चीज है और प्रेम भी। लेकिन ऋषि लोग सत्य को साध्य बता गए, प्रेम को धोखा। रेखा ने कहा, वे लोग कदाचित ऋषि न रहे होंगे मिस्टर चंद्र। प्रेम को धोखा रोमांटिकों ने बताया है, और आप कितने भी ऋषि भक्त क्यों ना हो, रोमांटिक ऋषि को नहीं पसंद करेंगे। मैं तो यही जानती हूँ कि ऋषियों ने प्रेम और सत्य को एक माना, क्योंकि दोनों ईश्वर का रूप माना है, क्योंकि दोनों सृष्टा है। भुवन ने जोड़ दिया, क्योंकि दोनों सृष्टा है। और फिर सहसा न जाने क्यों उसे अपने बोलने पर और सारी बातचीत पर एक अजब सी झिझक हो आई। वह कैसे इतना बोल गया, और सो भी प्रेम का विषय लेकर। उसे याद आया, अंग्रेजी का जो काव्य पद उसने सुनाया था वह वास्तव में यूं आरंभ होता था, डियरेस्ट द पेन ऑफ लविंग यू। पर उदाहरण देते समय वह पहला संबोधन शब्द छोड़ गया था, अवश्य ही जानबूझकर।
और संकोचवश। यद्यपि उस समय से यह भी ध्यान न रहा कि वह कोई शब्द छोड़ रहा है। सत्य की चर्चा में प्रेम की बात ले आना और ऐसे संदर्भ देना, रेखा क्या सोचेगी कि इन प्रोफेसर साहब के दिमाग में प्रेम भी भरा हुआ है। और सृजन क्या क्या बक गया वह। बातचीत का सिलसिला टूट गया। तीनों चुपचाप कॉफी पीते रहे। चंद्र के साथ भुवन टिका ही था। रेखा से भी उसके बाद प्रतिदिन भेंट होती रही। यूं तो चंद्र के नित्य प्रति कॉफी हाउस जाने के प्रोग्राम में शामिल हो जाना ही काफी था। वही भेंट हो जाती थी और चंद्र का विश्वास था कि अच्छे पत्रकार के लिए कॉफी हाउस में घंटों बिताना आवश्यक है। शहर में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, यह सब कॉफी हाउस का वातावरण सूंघ भर लेने से भांप लिया जा सकता है। भुवन अनुभव करता था कि दूसरे पत्रकार भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रायः उनका जमाव रहता था और सब यहाँ ऐसे कर्मरत भाव से निठल्ले बैठकर ऐसे अर्थ भरे भाव से व्यर्थ की बातें किया करते थे कि वह चकित हो जाता था। लेकिन पत्रकार साहित्यकार नहीं है, यह वह समझता था। साहित्यकार जो क्षणिक है, उसमें सनातन की छाप को, या जो सनातन है उसकी तत्क्षणिक प्रासंगिकता को खोजता है और उससे उलझता है। पर पत्रकार, उसके लिए क्षणिक की क्षणिक प्रासंगिकता ही सनातन है, और जहाँ वह उस प्रासंगिकता को तत्काल नहीं पहचानता, वहाँ उसका आरोप करता चलता है। लेकिन बीच में एक दिन वह अकेला भी गया था। चंद्र को किसी मंत्री से आवश्यक भेंट के लिए कौशल हाउस जाना था। दिन में अपने को सूना पाकर भुवन हजरतगंज की ओर चल दिया था और एक पटरी पर चलते चलते सहसा उसने देखा दूसरी पटरी पर दूसरी ओर से आती हुई रेखा सड़क पार करने के लिए ठिठक कर इधर उधर देख रही है कि मानो मोटरें ना आ रही हों। वह रुक कर उसे देखने लगा। रेखा ने बिना किनारे की सफ़ेद रेशमी साड़ी पहन रखी थी और वैसा ही ब्लाउज। रेशम की सफ़ेदी में एक स्निग्धता होती है जैसे हाथी दांत के रग में, और उस पर रेखा का सांवला रंग बहुत ही भला लग रहा था। आभरण अलंकार कोई नहीं था, केवल उसके ओर मुड़ने पर भुवन ने लक्ष्य किया था कि उसके जूड़े में एक फूल है। रेखा इस पार पहुंचते ही भुवन से बढ़कर नमस्कार करते हुए पूछा, क्या कॉफी हाउस चलकर बैठना अच्छा ना रहेगा? आप मालूम होता है काफी देर से घूमती रही हैं। लाइए एक आध बडल मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि रेखा के हाथ में कई पुलिंदे थे। धन्यवाद, मैं अपना बोझ ढोने की आदी हूँ। कहते कहते भी मुस्कुराती रेखा ने 2-3 पैकेट उसे दे दिए। मैं उपहार देने के लिए कुछ चीजें खरीद रही थी। उपहार देना यूँ अच्छा लगता है और मैं इतना आतिथ्य पाती हूँ कि चाहिए भी, लेकिन आज कॉफी हाउस का निमंत्रण मेरा है। निमंत्रण तो अगर आप न्याय करें तो मेरा ही था, भुवन ने हल्के प्रतिवाद के स्वर में कहा। रेखा केवल हंस दी। कॉफी हाउस में भी एक चस्का है, रेखा ने कहा। कॉफी हाउस के चस्के से शायद ज्यादा गहरा वही है। हाँ, चंद्र को ही देखिए, अपने जीवन का छठा अंश यहाँ बिताता है या बिताना चाहता है। हालांकि अच्छी और बुरी कॉफी की पहचान भी शायद उसे नहीं। आपको कैसा लगता है? भुवन ने सीधे उत्तर न देकर कहा। चंद्र का विचार है कि जीवन से तटस्थ होकर 2 मिनट बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह दूसरी नहीं। तटस्थ भी हो और देखते भी चले, यहाँ का लाभ है। पर आप तो ऐसा न मानते होंगे, आप तो यूं ही इतने तटस्थ जान पड़ते हैं। रेखा थोड़ा हंस दी कि 2 मिनट की तटस्थता का आपके लिए क्या आकर्षण होगा। भुवन उसकी तीखी दृष्टि पर मानो चौंका, पर सहज भाव से ही बोला, हाँ, मैं तो आता हूँ कि थोड़ी देर के लिए जीवन से भरपूर प्रवाह में अपने को डाल सकूं। मुझे तो हमेशा यह डर रहता है कि कहीं तटस्थता के नाम पर मैं बिल्कुल दूर ही न पड़ूं। यहाँ बैठकर अपने आप को मानवता का अंग मान सकता हूँ, उसके समूचे जीवन का स्पंदन अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर भुवन, कॉफी हाउस में मानवता का जो अंश आता है, उसका जीवन मानवता का जीवन नहीं। वह तो रेखा के स्वर में थोड़ा सा आवेश आ गया। वह तो केवल एक भंवर है, वह भी बहुत छोटा सा, और जीवन का प्रवाह। वह सहसा चुप हो गई, फिर बोली, और मानवता क्या है? मुझे तो लगता है जब आप मानव से हटकर मानवता की बात सोचने लगते हैं, तभी आप जीवन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जीवन मानव का है, मानव यथार्थ है। मानवता केवल एक उद्भावना है, केवल युक्ति सत्य। भुवन ने कुछ संकुचित होकर कहा, आप शायद ठीक कहते हैं, लेकिन मानवता ना सही, जीवन की बात जब मैं कहता हूँ तब अपने जीवन से बड़े एक संयुक्त व्यापक समष्टिगत जीवन की बात सोचता हूँ। उसी में एक होना चाहता हूँ। अगर वह बहुत बड़ा प्रवाह है तो उसकी धारा को बाहों से घेर लेना चाहता हूँ, या वह छोटे बड़ी बात लगे तो कहूँ कि उस पर एक पुल बांधना चाहता हूँ, चाहे क्षण भर के लिए। यहाँ वह रुक गया, क्योंकि उसे लगा वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और रेखा के चेहरे पर भी उसने एक हल्की सी आमोद की मुस्कुराहट देखी। आप हंसती हैं, बात भी शायद हंसी की है। कॉफी हाउस में बैठकर जीवन की नदी पर पुल बांधने की बात तो अफीमुची की पिनक की बात है।
नहीं डॉक्टर भुवन, सच कहूँ तो आप पर थोड़ी ईर्ष्या ही हो रही है। कॉफी हाउस की तो बात खैर छोड़िए, वह तो एक प्रतीक बन गया है जिसके सहारे हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि हम यूं ही बड़ी बातें कर रहे हैं। पर जीवन की नदी पर सेतु बांधने की कल्पना कर सकना ही इतनी बड़ी बात है कि मुझे ईर्ष्या होती है। भुवन ने कहा, हाँ, यूं सेतु बनना चाहना है बड़ी मूर्खता है, क्योंकि सेतु दोनों ओर से केवल रौंदा ही जाता है। हाँ, मगर सचमुच सेतु बन सके तो दोनों ओर से रौंदे जाने में भी सुख है और रौंदे जाकर टूट कर प्रवाह में गिर पड़ने में भी सिद्धि। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो उतनी कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं तो समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी। न जाने कब प्रवाह की एक स्वर्णी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो। भुवन तनिक विस्मय से रेखा को देखता है। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में चित्रों को उभार कर सामने रख देने की अद्भुत शक्ति थी। भुवन अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकता था एक दिगंत स्पर्शी प्रवाह, उसमें छोटे छोटे द्वीप मानो तैरते दीप और एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग। नहीं नहीं, उसने अपने को संभाल कर कहा, रेखा जी, आप क्यों कॉफी हाउस आती हैं? मैं एक ही शब्द को दो प्रकार से स्वरों में आवृत्ति, बिना कुछ कहे भी रेखा कितना कुछ कह सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तो, आप मानिए, कॉफी पीने ही आती हूँ, थक कर आती हूँ, पर विश्राम के लिए नहीं, कॉफी पीकर फिर चल पड़ने के लिए। जैसे इंजन ईंधन झोंकने या पानी लेने के लिए रुकता है, या फिर साथ के लिए आती हूँ, कुछ लोगों से मिलने, बात करने, और यहाँ इसलिए कि यहाँ वे सहज भाव से मिलते हैं, और मानव का सहज भाव से साक्षात वही हमारा मानव से जीवन और मानवता के जीवन से एकमात्र संपर्क हो पाता है। नहीं तो मानवता यानी हमारी कल्पना एक विशाल मरुभूमि है। बात कुछ अतिरिक्त गंभीर हो गई थी। दोनों सहसा चुप होकर सोचते रहे। थोड़ी देर बाद भुवन ने कहा, क्या हम लोग एक ही बात का या दृष्टिकोण को समानांतर ढंग से नहीं कह रहे? आप जिसे व्यक्तियों का सहज साक्षात कहती हैं, मैं उसे नहीं डॉक्टर भुवन, आप एक और संपूर्ण की बात कहते हैं। मैं एक और दूसरे एक के। संपूर्ण मेरे लिए केवल युक्ति सत्य है। आप अपने में कुछ नहीं, आप अपने आप में कुछ नहीं, केवल एक और एक की अंतहीन आवृत्ति से पाया हुआ एक काल्पनिक योग फल। आपकी मानवता एक विशाल मरुभूमि है और मेरे ये सहज साक्षात छोटे छोटे हरे ओरेसिस। न एक हरियाली से संपूर्ण मरुभूमि की कल्पना हो सकती है, न असंख्य हरियालियों को जोड़ देने से एक मरुभूमि बनती है। ये दोनों चीजें अलग ही हैं। भुवन ने जैसे मौका पाकर कहा, ठीक, असंख्य हरियालियों में एक मरु नहीं बनता, तो यह क्यों न मान लिए कि यह मरु नहीं है? संपूर्ण जो है वह जीवन का उद्यान है। रेखा थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से देखती रही, फिर सहसा खिलकर बोली, इसीलिए तो मैं कहती हूँ डॉक्टर भुवन, मुझे आपसे ईर्ष्या है। मैं एक एक ओरिसिस से ही इतनी अभिभूत हूँ कि दो को जोड़ नहीं सकती और जोड़ना भी नहीं चाहती। कहिए कि इतनी पग हूँ कि अगर ओरिसिस है तो मरु है ही, ऐसा मानना जरूरी समझती हूँ। जबकि आप बिना मरु के ही ओरिसिस का अस्तित्व मानते हैं। आप भाग्यवान हैं। भुवन समझ रहा था कि रेखा यूं बात टाल रही है या कि उसे फिर गंभीर से उतारकर साधारण के तल पर ला रही है, कॉफी हाउस के उपयुक्त तल पर वह आग्रह करके बात आगे चलाना चाहता था। यद्यपि उसे लग रहा था कि अगर रेखा बात आगे चलाने को राजी न हो गई तो उसके किए कुछ न होगा। मगर इतने में ही कुछ दूर से चंद्र का स्वर आया, भाग्यवान मैं हूँ रेखा देवी कि आप दोनों को यहाँ पा लिया। लेकिन भुवन को किस बात पर आप बधाई दे रही हैं? क्यों भुवन, कुछ नोबेल पुरस्कार मिलने की बात है क्या? रेखा ने सहसा एक और ही स्तर पर आकर कहा, हाँ, आप तो सबसे अधिक भाग्यवान हैं। आप तो बिना ओएसिस के मरुभूमि में ही खुश हैं। अगर उसमें आप लोगों का साथ हो और अच्छी कॉफी मिल जाए। चंद्र ने बैठते हुए और पुकारा, वेरा। भुवन को विस्मय हुआ। रेखा की बात बिल्कुल चिकनी और साफ थी और हल्की हंसी उस वातावरण के बिल्कुल अनुकूल। पर क्या उसमें कहीं गहरे में एक विद्रूप का भाव नहीं था? विद्रूप और हाँ, एक अस्वीकार का, तिरस्कार का। रेखा और चंद्रमाधव मित्र हैं, इतना ही वह जानता था। लेकिन रेखा देवी, आप तो और कॉफी लेंगी ना? और भुवन तुम? भुवन ने संभल कर कहा, हाँ, बेरा 3 कॉफी और ले आओ, एक क्रीम भी। बेरा गया
तो उसने पूछा, चंद्र तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, भेंट हुई तो? बताता हूँ, जरा कॉफी आने दो। उनकी बातचीत का जायका धो लूं, उस विषय पर फिर लौटना नहीं हुआ। जिस दिन पहली बार स्टेशन जाने का निश्चय हुआ था, उस दिन भोजन के लिए बाहर जाने से पहले रेखा चंद्रमाधव के यहाँ भी आई थी। तय हुआ था कि वह वही उसके साथ बाहर चला जाएगा। घर पर अधिक बातचीत नहीं हुई क्योंकि भुवन सामान ठीक ठाक करने में कुछ व्यस्त था और चंद्र को डिनर के लिए तैयारी करनी थी। डिनर उसने कॉर्टन में काफ़ी ठीक किया था और वहाँ जाने के लिए उसने कहा था, वेश की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यूँ उसे कपड़े की कोई परवाह नहीं है, पर प्रमुख दैनिक के विशेष संवाददाता के नाते उसे सब करना पड़ता है। ये लोग पत्रकार को कुछ नहीं बताते, पर उसके रंग ढंग से यह लगे कि उसकी अच्छे समाज में पहुंच है, तो बहुत से लोग इसीलिए कुछ बताने को राजी बल्कि आतुर हो जाते हैं कि किसी दूसरे ने बताया होगा। और अच्छे जर्नलिस्ट का काम यही है। जिस दिन पहली बार स्टेशन जाने का निश्चय हुआ था, उस दिन भोजन के लिए बाहर जाने से पहले रेखा चंद्रमाधव के यहाँ भी आई थी। तय हुआ था कि वहीं से साथ बाहर चला जाएगा। घर पर अधिक बातचीत नहीं हुई क्योंकि भुवन सामान ठीक ठाक करने में कुछ व्यस्त था और चंद्र को डिनर के लिए तैयारी करनी थी। डिनर उसने कॉर्टन में ठीक किया था और वहां जाने के लिए उसका कहना था कि वेश पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यूँ उसे कपड़े की कोई परवाह नहीं है, पर प्रमुख दैनिक के विशेष संवाददाता के नाते उसे यह सब करना ही पड़ता है। यूँ लोग पत्रकार को कुछ नहीं बताते, पर उसके रंग ढंग से यह लगे कि उसकी अच्छे समाज में पहुंच है, तो बहुत से लोग इसलिए कुछ बताने को राजी बल्कि आतुर हो जाते हैं कि किसी दूसरे ने तो बताया ही होगा। और अच्छे जर्नलिस्ट का काम यही है कि सबको यह इंप्रेशन दे कि आप जो बता रहे हैं वह वास्तव में दूसरे से उसे पता लग चुका है। फिर भी आपका बताना और चीज है। क्यों और चीज है? उसके अलग होने के कारण हो सकते हैं। एक तो यह पत्रकार पर आपके विश्वास का सूचक है और वह कृतज्ञ है कि आपने उसे विश्वास दिया, या वह प्रसन्न है कि आपने उसकी पात्रता को पहचाना। दूसरी बात जानना एक चीज है और प्रामाणिक ढंग से जानना दूसरी चीज। आपके बताने में वह प्रामाणिकता है। प्रश्न सारा यही है कि किस व्यक्ति को कितना फ्लैटर करना उचित है। आज उसका जो पद है उसे ध्यान में रखते हुए, या कल उससे जो काम निकालना है उसे ध्यान में रखते हुए। पंप करके बात निकालने के लिए उसी अनुपात में पंप से फूकना भरना भी तो होगा। वह पंजाबी मुहावरा कितना मौजू है और आपकी चाटुकारिता को कितना सीरियसली ले, यह भी आपके पोशाक पर निर्भर है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो आपकी हुई प्रशंसा ठीक है और अनिवार्य है। आप पारखी पत्र प्रतिनिधि हैं। अगर आप रद्दी कपड़े पहने हैं तो वह काम निकालने के लिए की गई झूठी खुशामद है। आप टटपुंजी रिपोर्टर हैं और तिरस्कार का पूरा नुस्खा सुन लिया था, बल्कि इसी में पैकिंग में उसे देर भी हो गई थी। फिर भी वह जैसे तैसे आकर रेखा के पास बैठ गया था। आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं प्रतीक्षा कराने की आदी हूँ। यहाँ तो बहुत सी दिलचस्प चीजें बिखरी हैं। रेखा ने एक पुस्तक उठाते हुए कहा। पीटर चेनी, मैंने पढ़ा नहीं, सुना है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, लिखता है। जी हाँ, चंद्र से सुना होगा आपने, या कि आप फौजदारी अदालत की रिपोर्टरी की उम्मीदवार हैं। रेखा ने हंसकर किताब रख दिया। भीतर से चंद्रमाधव ने पुकारा, मेरी साहित्यिक रुचि की बुराई कर रहे हो भुवन? लेकिन पीटर चेनी क्यों बुरा है? पीटर चेनी पढ़ने वाले कम से कम दूसरों को नुक्ताचीनी तो नहीं करते। आप खुश रहते हैं और तुम्हारे साहित्य पढ़ने वाले सुपीरियर लोग सबको हिकारत की नज़र से देखते हैं। दोनों में कौन अच्छा है रेखा देवी? कौन सा दृष्टिकोण स्वस्थ है? ठीक है मिस्टर चंद्र, आपका दृष्टिकोण कलाकार का दृष्टिकोण है, सर्वस्वीकारी। आपके मित्र आलोचक हैं। आलोचना तो रचना शक्ति की मृत्यु का दूसरा नाम है। आलोचना तो रचना शक्ति की मृत्यु का दूसरा नाम है। भुवन फिर चौंक कर रेखा की ओर देखा। क्या वह चंद्रमाधव पर हंस रही है? क्यों, या कि दोनों पर ही हंस रही है? रेखा ने उसकी भौचक मुद्रा को लक्ष्य किया और सहसा हंस दी। आप ठीक सोच रहे हैं डॉक्टर भुवन, मैं सिर्फ हंस रही थी। भुवन ने पूछना चाहा, लेकिन किसकी या किस किसकी, पर कुछ बोला नहीं। चंद्रमाधव ने बाहर आकर टाई सीधी करते हुए कहा, अब मैं सबकी तरह तैयार हूँ, रेडी फॉर एनीथिंग। रेखा ने फिर चमकती हुई आंखों से कहा, हाँ, पीटर चेनी के एक दृश्य के लिए भी? चंद्रमाधव बिना झेपते हुए कहा, हाँ। सेटिंग कार्लटन होटल का डाइनिंग रूम। भोजन करते करते रेखा देवी आधे मुंह सूप प्लेट पर गिर गईं। हत्या के कारण कोई अनुमान नहीं हो सका। भोजन करते करते रेखा देवी आधे मुंह सूप प्लेट पर गिर गईं।
हत्या के कारण का कोई अनुमान नहीं हो सका। लखनऊ के स्टार पत्रकार चंद्रमाधव पड़ताल कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन क्या सचमुच या कि तटस्थता से? क्या कह रही हैं आप रेखा देवी? ऐसी मनहूस कल्पना मत कीजिए। मैं? कहाँ? यह तो पीटर चेनी के लायक पात्र कार्टन में ढेरों और हैं। आपको वह कष्ट नहीं देगा? रेखा ने कृत्रिम निराशा का भाव दर्शाते हुए कहा। मैं तो पीटर चेनी के लायक भी नहीं। भुवन अतिरिक्त सजगता से रेखा को देखने लगा। मन ही मन उसने सहमत होते हुए कहा, पीटर चेनी के लायक तो कदापि नहीं। पर फिर किसके? हार्डी के? हाँ, ऐसी कठपुतली पाकर भाग्य भी अपना भाग्य सराहेगा। पर रेखा उतनी भोली नहीं है। उसमें एक बुनियादी दृढ़ता है जो दोस्तोयेव्स्की। लेकिन क्या उसकी चेतना वैसी विभाजित है? उसमें वह अति मानवीय तर्क संगति है जो वास्तव में पागलपन का ही एक रूप है। प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी कार, एक बनाम समूचा देव वर्ग। लेकिन रेखा में उतना अहम क्या है कि देवता उसे चुने, कि वह चुनी जाके कर कष्ट पावे। वह शार्त क्षण की असीमता, यातना के क्षण की असीमता, निस्संदेह असीम सहिष्णुता उसमें है। व्यथा पाने का असीम अंत सामर्थ्य, लेकिन वह इसी के लिए आनंद की असीम क्षमता उसमें है। आनंद की परासीमा, यातना की परासीमा। चुन सकते हैं उसे देवता, क्योंकि परासीमाएं उसमें सोती हैं। नभाकांक्षी मानव, मृत्युकामी देवता, ट्रेजिडी के सहजयान, इकारस के पख, प्रमथ्य की आग। ग्रीक ट्रेजिडी केवल अहम की ट्रेजिडी तो नहीं है, वह मानव की संभावनाओं की ट्रेजिडी है। कुछ कुछ यह अनुभव करते हुए कि बात बहुत देर से कही जा रही है और कदाचित नहीं कहनी चाहिए, उसने कहा ही, रेखा जी, चेनी के या किसी भी लेखक के पात्र होना क्यों चाहा जाए? हर किसी का अपना जीवन अद्वितीय होता है। सो तो है। हम कदम कदम पर अपनी अनुभूतियों की तुलना साहित्य के पात्रों से करते चलते हैं, पर हैं वे अद्वितीय, और अद्वितीयता ही हमारे निकट मूल्यवान है। उन्हीं की अनुभूतियां भोगें, ऐसी छाया जीवी भी होते हैं। न जाने क्यों भुवन ने एक बार फिर चंद्र की ओर देखा। उसने सहसा जाना कि वह चंद्र के चेहरे को ध्यान से देख रहा है, मानो उसकी रेखाओं से पूछ रहा है, जिस अनुभूति की तुम रेखाएं हो, क्या वह सच है, मौलिक है, या कि छाया है? कोई शीशा आसपास नहीं था, नहीं तो कदाचित वह अपना चेहरा भी देखने लगता। रेखा ने पूछा, कार्लटन में आर्केस्ट्रा भी होगा? भुवन ने लक्ष्य किया, विषय बदल दिया। उस रात स्टेशन से गाड़ी जानबूझकर छोड़ आने के बाद भुवन को अपनी हल्की सी अपने ऊपर खींच आई थी। क्यों वह गाड़ी छोड़कर लौट आया? कुछ काम की क्षति नहीं हुई, ठीक है, पर एक निश्चय होता है। अकारण बदलने की इच्छा शक्ति क्षीण होती है। यूं क्षण की प्रेरणाओं पर अपने को छोड़ देने से आदमी शीघ्र ही आंधी में उड़ता तिनका बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक बार संकल्प शक्ति कुछ क्षीणतर होती जाती है और सहज प्रेरणा की मंद हवा कुछ तेज होकर आंधी सी क्यों नहीं हुआ चला गया। रेखा ना जाती तो ना जाती, उसे रेखा से क्या। और अपने कमरे में टहलते टहलते वह सहसा निकलकर चंद्रमाधव के कमरे में चला गया था। चंद्र लेट गया था और सोने की तैयारी कर रहा था, पर भुवन ने बिना भूमिका के पूछा था, चंद्र, यह रेखा देवी कौन है, क्या है? मुझे उसकी बात और बताओ जो तुम्हें मालूम हो। चंद्र ने एक लंबे क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा था, क्यों ठेस खा गए दोस्त? रेखा तुम्हारी केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं जो झट हल कर सको? बड़ा पेचीदा मामला है। बकवास मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक दिलचस्प चरित्र है, मुझे बौद्धिक कौतूहल है, बस। बौद्धिकता से तुम्हारा 36 का नाता है, यह जानता हूँ, पर तुम जैसा दिलफेक स्वभाव मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं क्या करूँ। तैस में मत आओ दोस्त, चंद्र ने उठकर बैठते हुए कहा। वह कुर्सी खींच कर लो और बैठ जाओ। भुवन के बैठ जाने पर, हाँ अब पूछो, क्या जानना चाहते हो? जो बता दो, वह कौन है, क्या है, कहाँ की है, क्या करती है, कहाँ रहती है, अकेली क्यों घूमती है, क्या कर रही है? रुको, इतना पहले बता लूं तो और पूछना, नहीं तो मेरा सिर चकरा जाएगा। लेकिन बताकर क्या बताया जा सकता है? स्वयं वही जब कहता है कि तथ्य और सत्य में अंतर है, तब निरे तथ्य जानकर सत्य तक पहुंचने की व्यर्थ कोशिश वह क्यों कर रहा है? सत्य अपने अंतर की पीड़ा से जाना जाता है, वह मानते हो तो ठीक है, वही क्यों न परीक्षा करके देखो। तथ्य कुछ अधिक थे पर फिर भी नहीं। रेखा की आयु यही 27 के लगभग होगी। वह विवाहिता है, विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, पर विवाह के 1-2 वर्ष बाद ही पति पत्नी अलग हो गए थे। कारण कोई ठीक नहीं जानता, और रेखा से आप पूछने का साहस किसे? कोई कहते हैं विवाह से पहले रेखा का किसी से प्रेम था, पर उससे विवाह नहीं हो सका। उसने बाद में दूसरा विवाह कर लिया तो मरमाहत रेखा ने
उसके माता पिता ने जो वर ठीक किया था उससे चुपचाप स्वीकार कर लिया और उसे वह न दे सकी जो पति को देना चाहिए। कोई कहते हैं कि पति की ही आदत शुरू से खराब थी और वह पत्नी के प्रति अत्यंत उदासीन था। मित्रों को लाकर घर छोड़ जाया करता था और स्वयं न जाने कहाँ कहाँ जाता रहता था। सच क्या है भगवान जाने, पर 6 वर्ष से दोनों अलग हैं और 3-4 वर्ष हुए पति विदेशी रबर कंपनी में अच्छी नौकरी स्वीकार करके मलय चला गया है। वहाँ उसके साथ मलय या एग्लो मलय या यूरोपियन मलय मिस्र रक्त की कोई स्त्री भी रहती है। रेखा नौकरी करती हैं, पढ़ाती हैं, फिर किसी रियासत में राजकुमारियों की गवर्नेंस थी, वहाँ से हाल ही में इस्तीफा देकर आई हैं। अभी कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में हैं। और घर कहाँ है? माता पिता हैं? नहीं, पिता बड़े नामी डॉक्टर थे, माँ भक्त थी और मरी तो बहुत सी संपत्ति रामकृष्ण मिशन को छोड़ गई। वैसे शायद काश्मीरी हैं, पर दादा कलकत्ते में आकर बस गए थे, तब से तीसरी पीढ़ी बंगाली ही अधिक है। रेखा हिंदी और बांग्ला दोनों बोलती हैं और बांग्ला संगीत में उसकी अच्छी पहुंच है। अच्छा, और? चंद्रमाधव ने कहा, और क्या जो तुम पूछ सको बताऊं। तुमसे परिचय कब और कैसे हुआ? मुझसे? चंद्र ने तकिए के पास टटोलकर सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाकर उठते हुए बोला, मुझसे? तुम तो जानते हो पत्रकार का परिचय हर किसी से होता है, समझ लो वैसे ही, वरना मत। और ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैं पहले से जानता था, बल्कि सुन रखा था ये सब, इसीलिए कौतूहल अधिक था। जब भेंट हुई तो सोचा इस अद्भुत स्त्री से अवश्य परिचय करना चाहिए। क्यों? और वह अद्भुत क्यों है? यह मुझसे पूछते हो? देखकर ही नहीं छाप पड़ती, यह स्त्री कुछ भिन्न है, असाधारण है। और क्योंकि भली पूछी, जिस स्त्री का इतिहास होता है उसमें किसी दिलचस्पी नहीं होती। भुवन ने तनिक रुखाई से कहा, हाँ, जर्नलिस्ट को तो जरूर ही होनी चाहिए। जर्नलिस्ट ही क्यों, हर किसी को होती है। तुम्ही को क्यों इतना जानने को उत्सुक हो? मैं तो जानने के लिए पहले ही उत्सुक था, इतिहास जानकर ही तो नहीं हुआ। मानते हो ना? तभी तो कहता हूँ वह असाधारण स्त्री है। तुम भी मानते हो, नहीं तो पूछते क्यों? तुम्हें किसी स्त्री में दिलचस्पी हो? यह तो कभी देखा सुना नहीं। कॉलेज में भी तुम गब्बू प्रसिद्ध थे। चंद्र जोर से हंसा। भुवन ने अंतिम बात को अनसुनी करते हुए कहा, और क्यों दिलचस्पी है? और यह जो इतिहास वाली बात है, उसका आकर्षण क्या मेरी लोलुपता नहीं? अगर पहले से इतिहास है तो एक अध्याय शायद हम भी जोड़ लें, ऐसा कुछ लोभ हो सकता है। आधुनिक समाज में कोई समझदार विवाहित से ही नहीं उलझता, या तो तुम जानते हो उसमें खतरा बहुत होता है। हाँ, विवाहिता मगर वियुक्ता, इनकी बात ही और है, उसमें दोनों ओर के लाभ हैं। और यह लोभ की बात, छी चंद्र, क्या तुम बकते हो? यह आधुनिक समाज ही नहीं, 18वीं सदी के यूरोप के समाज की मनोवृत्ति है, बल्कि उस समय के भी दरबारी समाज की। अच्छा, गर्म मत हो मेरे दोस्त, और मुझे छीछी कहने से क्या लाभ? मैं तो हर किसी की बात कर रहा था, अपने थोड़े ही। क्यों, तुम अपनी दिलचस्पी की बात नहीं कही थी? अभी कही थी, पर वह बात और है। मैं तो रेखा देवी का बहुत सम्मान करता हूँ, बल्कि वैसी स्त्री। सहसा चंद्र ने बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। कहो, वैसी स्त्री क्या? कुछ नहीं, कहकर चंद्र चुप लगा ली और फिर भुवन के बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। अंतिम दिन वे तीनों सिनेमा गए थे। यूं शाम के शो में भी जाया जा सकता था, पर वे 1 बजे कॉफी हाउस में मिलने की ठहरी और भुवन का प्रस्ताव था वहीं से 3 बजे शो में चला जाए, ताकि शाम को थोड़ा घूमने का समय मिल सके। अंग्रेजी चित्र था जिसमें एक दुर्घटना में नायक का स्मृति लोप हो जाता है और वह अपनी गृहस्थी की बात भूलकर पुनः प्रेम करने लगता है, और फिर एक वैसी ही दुर्घटना देखकर उसकी पहली स्मृति लौट आती है और वह नया स्मृति संचय मिट जाता है। कहानी भी मार्मिक थी और अभिनय भी भावोद्वेलक, पर उसे ध्यान से देखते हुए भी भुवन मन ही मन सोचता जाता था कि इस रेखा पर क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी, क्योंकि संपूर्ण तटस्थ भाव से तो कुछ देखा नहीं जाता। हम अनजाने कथा वस्तु पर अपना आरोप करते चलते हैं या फिर अपने पर ही कथा की घटनाएं घटित करते चलते हैं, और मन की यह भी एक शक्ति है कि जरा से भी साम्य के सहारे वह सहज ही संपूर्ण लयकारी संबंध जोड़ लेता है। क्या रेखा अपने अमुक स्थिति में देख रही है? क्या बीच बीच में वह खींचकर अपने को झकझोर लेता? रेखा की बात वह नहीं सोचेगा, पर फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही प्रश्न उसके मन में उठाता, अगर रेखा का पति। बाहर आकर तीनों टहलते हुए गोमती की ओर चले गए थे। पुल के पास घाट की सीढ़ियों पर तीनों बैठ गए थे। चलते चलते चित्र के विषय में कुछ बात हुई थी, पर अच्छा है, इससे अधिक रेखा ने कोई मत व्यक्त नहीं किया। वह स्पष्ट कुछ अनमनी थी। सहसा भुवन ने पूछा, रेखा जी, आप गाती नहीं? गाती नहीं या तो नहीं कह सकती, पर गाना नहीं जानती। चंद्र ने साभिप्राय भुवन की ओर देखा। आपकी मातृभाषा तो बंगला है ना? रेखा ने एक बार दृष्टि उठाकर भुवन से मिलाई। उसमें बड़ा हल्का सा अक्षंभा था और कुछ यह भाव, आपने पूछा है तो उत्तर देती हूँ, पर आप
अपने बारे में प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। फिर उसने कहा, हाँ मेरी मातृभाषा है, तो बंगला में ही एक गाना सुना दीजिए। मेरा यह आग्रह गुस्ताखी तो ना होगा? रेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, नदी का किनारा है, गान यहाँ होना ही चाहिए। आपकी मान्यताएं भी इतनी रोमांटिक होंगी ऐसा नहीं समझती थी। भुवन ने आहत भाव से प्रतिवाद करना चाहा, पर बोला नहीं। चंद्र मानो आंखों से कह रहा है, तुम दुस्साहसी हो, पर देखे तुम्हारी बात सुनती है कि नहीं। मेरी तो कभी नहीं सुनेगी। सासा दोनों निश्चल हो गए, क्योंकि रेखा गुनगुना रही थी। फिर उसने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में गाना शुरू किया। आमार रात पोहालो शारद प्राते, आमार रात पोहालो, बासी तोमारे दिए जाबो का हार हाते, आमार रात पोहालो, तोमार बुके बाजलो धुनी, विदाय गाथा आगमनी, कत ये फाल्गुने श्रावणे कत प्रभाते राते, आमार रात पोहालो। ये कथा रण प्राणेर भीतर अगोचरे, गाने गाने निये छिले चूरी करे, समय ये तार हलगत निसी से तारांतर मत, तारे शेष करे दाओ शिवली फूलेर मड़ साथे, आमार रात पोहालो, आमार रात पोहालो। अंतिम पंक्ति गाते गाते वह उठी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। अंतिम स्वर उस ओर बढ़ती हुई दूरी में ही हो गए और ठीक पता न लगाकर गाने पहले बंद हुआ और सुनना भी बंद हुआ। नीचे पहुंचकर रेखा पानी के निकट खड़ी हो गई। एक बार मानो हाथ से पानी हिलाने के लिए झुकी, फिर इरादा बदलकर सीधी हो गई। भुवन और चंद्र दोनों ऊपर बैठे रहे। पुल के ऊपर 2-3 बंदर आकर बैठ गए और कौतूहल से दोनों की ओर देखने लगे। घिरती सांझ के आकाश के पट पर बंदरों के आकार अजब लग रहे थे। चंद्र ने पुकारा, रेखा जी अब चला जाए। रेखा ने घूमते हुए आवाज दी, आई, और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। भुवन ने कहा, रेखा जी आपने हमें कहने का मौका ही नहीं दिया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपको आभार मानना चाहिए कि अनावश्यक शिष्टाचार में मैंने आपको बचा लिया। जैसा मैं गाती हूँ वह मैं जानती हूँ। सीखना जरूर चाहती थी, पर हाथों की एक अस्पष्ट मुद्रा ने बाकी वाक्य का स्थान ले लिया। उसके बाद स्टेशन पहुंचने तक एक अजब सा दुराव सबके बीच में आ गया था। सभी चुप रहे थे। चलने से कुछ पहले भुवन सामान देखने को बहाना करके अलग हट गया था। उसकी वजह से वह खिंचाव तो दूर हो जाए, पर जब वह बाहर घूम घाम के सीढ़ी पर पैर पटकता हुआ लौटा, तब भी दोनों चुपचाप ही बैठे थे, बल्कि तनाव कुछ अधिक जान पड़ रहा था। चंद्र के चेहरे पर कुंठित सा भाव था और रेखा के चेहरे पर एक अनमनापन, आंखों में एक असीम दूरी, मानो वह बहुत बहुत दूर कहीं पर हो। भुवन ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, और आज भी भीड़ हुई तो मैं तो जैसे तैसे जाऊंगा ही, चाहे फुटबोर्ड पर लटकते हुए। उस गीत का भाव जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का लिखा हुआ था, उसका अर्थ है, मेरी रात चुक गई शारद प्रात में, बंसी तुम्हें किसके हाथ सौंप जाऊं। कितने फागुन सावन में, कितने प्रभात रात में तुम्हारे हृदय में विदा से गुथी हुई आसमनी की धुन बज रही है। प्राणों के भीतर जो कथा अगोचर थी, तुमने गान में चुरा लिया। उसका समय बीत गया निशा शेष के तारों सा, उसे अब शेफाली के फूल के मरण के साथ समाप्त कर दो। यह भाव था। आगे रेखा ने कहा, नहीं, आज मैं आपको रोकने का आग्रह नहीं करूंगी। कल भी आप रुक गए, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। भुवन ने मन ही मन सोचा, कल भी आपने कौन सा आग्रह किया था, पर प्रत्यक्ष उसने कुछ कहा नहीं। बोला, कृतज्ञ मुझे? हम दोनों को होना चाहिए कि आप रुक गई। चंद ने प्रकृतस्थ होकर कहा, हाँ और नहीं तो क्या, बल्कि मुझे आप दोनों का। चलिए हम सबके सब कृतज्ञ हैं। रेखा मुस्कुरा दी। अब चलें, राह में मेरा सामान लेते चलेंगे। भुवन अपने कमरे की ओर सामान उठाने चला। पीछे उसने सुना रेखा पूछ रही है, आपके मित्र को इलाहाबाद में बहुत जरूरी काम है या घर पहुंचने की जल्दी है बेबी? वह सहसा ठिठक गया। चंद्र ठठा कर हंसा, अरे भुवन तो निघरा है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। भुवन आगे बढ़ गया। रेखा ने फिर कहा, अकेले हैं? तभी लीड पकड़कर चलते हैं। इस वाक्य का कुछ भी अभिप्राय भुवन नहीं समझ सका। कोई भी अर्थ न उस पर लागू होता था, न रेखा या चंद्र पर ही किसी तरह लगाया जा सकता था यह अर्थ। चंद्र ने फिर क्या कहा, यह उसने नहीं सुना। 10 बजे रात को गाड़ी लखनऊ से छूटी थी। रेखा के डिब्बे में सामने ही उसने चंद्र माधव से विदा ली थी और वह वहीं छोड़कर अपने डिब्बे की ओर चला गया था। रेखा का डिब्बा आगे की ओर था। जब गाड़ी चली तब प्लेटफॉर्म पर खड़ा चंद्र भी उसके सामने आ गया और उसने हाथ हिलाकर फिर विदा मांग ली।
उसके बाद अगर वह ऊँघता रहता और प्रतापगढ़ तक फिर रेखा को देखने न जाता तो कोई असाधारण बात न होती। वैसे कुछ उससे अपेक्षित नहीं हो सकता था, बल्कि प्रतापगढ़ में भी अगर न उतरता तो बहुत अधिक चूक न होती। चाहे रेखा ही उसे वहां देखकर नमस्कार करती हुई चली जाती। रेखा की यात्रा का या उस यात्रा में उसकी सुरक्षा या सुविधा का कोई दायित्व भुवन पर कैसे था। पर गाड़ी पैसेंजर थी, हर स्टेशन पर रुकती थी। ऊँघने की चेष्टा बेकार थी। यूं भुवन ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। पहले ही स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वह रेखा के डिब्बे में जा पहुंचा। दरवाजे के पास ही रेखा बैठी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सजग और शायद ही बाहर अंधकार की ओर देख रही थी। भुवन ने कहा, अब काफी सफर करती हैं? हाँ, अधिक सफर ही करती हूँ। इधर के बहुत काम वेटिंग रूम हैं जो अपरिचित होंगे। जब मुसाफिर नहीं होती तब मेहमान होती हैं, और दोनों में कौन अधिक उखड़ा है या कभी तय नहीं कर पाई। लेकिन उखड़ापन तो भावना की बात है रेखा जी, मानने से होता है। व्यक्ति की जड़ें घरों में नहीं होती, समाज जीवन में होता है। नहीं, और या यायावरों का भी अपना समाज होता है। तो समझ लीजिए कि मैं ज्ञान के तरु की तरह हूँ, ऊर्ध्व मूल। मेरी जड़ें आकाश में खोई फिरती हैं। लेकिन यह न समझिए कि मैं शिकायत कर रही हूँ। गाड़ी चल दी। अगले स्टेशन पर भुवन ने फिर कहा, आप जैसा व्यक्ति भटकता है तो यह मानना चाहिए कि स्वेच्छा से, पसंद से भटकता है। लाचारी तो समझ में नहीं आती, और स्वेच्छा का भटकना तो भीतरी शक्ति का द्योतक है। रेखा हंस पड़ी। भटकने से ही शक्ति आती है डॉक्टर भुवन, क्योंकि जब मिट्टी से बांधने वाली जड़ें नहीं रहती तब हवा पर उड़ते हुए जीने के लिए कहीं न कहीं और साधन जुटाने पड़ते हैं। स्वेच्छा से भटकना, हाँ, इस अर्थ में जरूर स्वेच्छा है कि पड़ा पड़ा पिस क्यों नहीं जाता, अंधेरे गर्त में धंस क्यों नहीं जाता, हाथ पैर क्यों पटकता है। मैं आपको क्लेश पहुंचाना नहीं चाहता था रेखा जी, मेरा मतलब था व्यक्तित्व जड़ें तो फेंकने लगता है बिल्कुल बचपन से। और वह कुछ झिझका। हाँ, आपका भटकना, कह डालिए ना, आपका भटकना 5-6 वर्ष का ही है। आप जानते तो होंगे ही कि मेरा विवाह हुए 8 वर्ष हो गए, और विवाह के 2 वर्ष बाद से। भुवन चुप रह गया। आपकी बात ठीक है, कुछ संबंध बने भी रह सकते हैं और उन्हें काट कर वह निकलना स्वेच्छा से ही हुआ, पर जड़ों का ही रूपक लिए हुए तो आप नहीं मानती कि जड़ें वास्तव में जीवन का आधार होती हैं, और सतही जड़ों का बहुत बड़ा जाल भी एक गहरी जड़ की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, तब एक जड़ के कट जाने पर पेड़ मर सकता है, और मरे नहीं तो भी निराधार ही हो सकता है। मैं मरी नहीं। गाड़ी फिर चल दी। इस समय शायद भुवन को गाड़ी के चल देने से तसल्ली हुई, क्योंकि ऐसे में वह क्या कहे सोच नहीं सकता था। बात ज्यों-ज्यों आगे चलती थी, अगले स्टेशन पर फिर न जा पहुंचना उतना ही अनुचित जान पड़ता था। अनुचित ही नहीं, भुवन स्वयं भी बात आगे सुनने को उत्सुक था। अगले स्टेशन पर रेखा ने कहा, डॉक्टर भुवन, मैं अपनी बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। इस तरह की बात करने की मैं बिल्कुल आदी नहीं, आप माने, पर रेल का सफर शायद इस तरह के आत्म प्रकाशन को सहज बनाता है। चलती गाड़ी में हम अजनबी को बहुत सी ऐसी निजी बातें कह देते हैं जो अपने ठिकाने पर घनिष्ठ मित्रों से भी नहीं कह सकते। वह कुछ रुकी, फिर बोली, यह शायद जड़ों वाली बात एक पहलू है। चलती गाड़ी में मुझे जैसे व्यक्तित्व को एक स्वच्छंदता का बोध होता है, जबकि स्थिरता का सूचक किसी जगह में मुझे अपने बेमेल पन ही अखरता रहता है और मैं गूंगी हो जाती हूँ। इसलिए मेरी बात पर ध्यान न दे। वह चलती बात है। अपने श्लेष पर वह स्वयं हंसती। भुवन ही नहीं हंस सका। रेखा ने फिर कहा, यूं भी शायद एग्जैजरेट कर रही हूँ, उतना गहरा आघात शायद वह नहीं था। वैसा कहना दो तरफा न्याय है। असल में मैं आ पहुंची हूँ उस कोई एक कारण नहीं है, मेरा सारा जीवन ही कारण है। और यह कहने से कुछ बात नहीं बनती, क्योंकि जीवन का सारा जीवन ही कारण है। यह कहने से क्या मानी है? मानी है, भुवन इतना ही कह पाया। गाड़ी फिर चल दी और अगले स्टेशन पर उसने देखा कि रेखा का चेहरा इतना बदला हुआ है कि बात का सूत्र फिर उठाने का साहस उसे नहीं हुआ। रेखा ने कहा, एक बात पूछूं डॉक्टर भुवन, बुरा तो नहीं मानेंगे, आपने शादी क्यों नहीं की? भुवन अचकचा गया। पैतरा काटता हुआ बोला, पहले तो डॉक्टर का कहना आवश्यक नहीं है रेखा जी, नहीं तो मुझे लगेगा कि श्रीमती रेखा देवी ने कहने से मुझे चूक होती रही। दूसरे, कोई काम न करने के लिए क्यों कारण ढूंढा जाए? कारण तो कुछ करने के लिए होना चाहिए, ना करना तो स्वयं सिद्ध है। हाँ, यूँ तो ठीक है, पर शादी के बारे में नहीं, वह तो धर्म है ना, शास्त्रोक्त भी, स्वाभाविक भी। रात के 2 बजे शास्त्रार्थ करने लायक ज्ञान तो मुझ में नहीं, और कहीं अस्वाभाविक अपने जीवन में अखरी हो ऐसा भी नहीं। अरे हाँ, मैं भी कैसा अत्याचार कर रही हूँ। यह बस अब अगले स्टेशन पर आप नहीं आवेंगे, मैं प्रतापगढ़ उतर जाऊंगी। आप जाकर आराम कर लीजिए डॉक्टर भुवन जी। भुवन ने कहा, रेखा जी,
आपने जिसे अनावश्यक शिष्टाचार कहा था, यह बात भी क्या उसी के अंतर्गत नहीं आती? अगला स्टेशन प्रतापगढ़ था। यहाँ तो 10-12 मिनट गाड़ी ठहरेगी ही। भुवन लपक कर पहुंचा और सारा सामान उतरवा देगा। पर यहाँ तक आते आते डिब्बे की सब सवारियों पर ऐसी शिथिलता छा गई थी कि सब अपने अपने स्थान पर पोटलियों सी पड़ी थी और अपने की बर्थ से सामान उतार लेने में कोई अड़चन या झिझक नहीं हो सकती थी। भुवन के पहुंचने तक रेखा ने सामान उतार लिया था। एक कुली भी आ गया था। रेखा ने कहा, इस स्टेशन पर तो आपके न आने की बात की थी, ना आता तो आप मिस न करती। यह जानता हूँ, समझ लीजिए यह भी फालतू शिष्टाचार है जो आपने सौजन्य के साथ रगे दे रहे हैं। रेखा हंसी। कुली ने सामान उठा लिया था। रेखा ने कहा, वेटिंग रूम में ले चलो, हम आते हैं। कुली चला गया। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपसे भेंट करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा लखनऊ का प्रवास बड़ा सुखद रहा। इस बात को आप शिष्टाचार ही न माने। फिर तनिक सा रुक कर, सुखद शायद ठीक शब्द नहीं है, किंतु शब्द तत्काल मिल नहीं रहा, सोचकर शायद ढूंढ निकालूं। रेखा ने गंभीर होकर कहा, भुवन जी, मैं भी आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने इस वापसी की यात्रा को प्रीतिकर बना दिया। बल्कि मैं सोचती हूँ यह यात्रा कुछ और लंबी हो सकती थी। फिर मुस्कुराकर, बातचीत का यह इंटरमीडिएट कुछ तरीका बुरा नहीं है। वे बीच बीच में ब्रेक आपने एक तटस्थता देने वाले हैं, फिर चाहे बातचीत कोई भी कैसी भी रही हो। मैं सोचती हूँ मुझे कभी ईसाइयों की तरह कन्फेक्शन करना हो तो गिरजा में जाकर नहीं, रेलगाड़ी में ही करूंगी। भुवन भी हंसकर कहा, मैं कन्फेसर हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा काम बहुत हल्का हो रहे। आपने ऐसे बहुत कर्म किए होंगे जिनका आत्मा पर बोझ हो, ऐसा नहीं लगता। रेखा जोर से हंस दी। अंग्रेजी में उसने एक पंक्ति कही जिसका अर्थ था, कितना छल रूपी होता है पापी। फिर सहसा स्वर बदलकर गंभीर होकर उसने पूछा, अच्छा सच बताइए, मैंने आपके इलाहाबाद जाने में जो एक दिन देर करा दी, उसके लिए आप नाराज तो नहीं हैं? भुवन हंसा। वह बात अभी तक आपको याद है? मुझे कहीं पहुंचना नहीं था और एक दिन जो अधिक रह गया वह भी अच्छा ही बीता। नाराजी का प्रश्न कैसे उठता है? कृतज्ञ नहीं, मुझे बहुत डर लगा रहता है। जो रास्ते वाले हैं उन्हें रास्ते में एक इंच भी इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। मेरी बात तो दूसरी है, मेरे आगे रास्ता ही नहीं है। भुवन ने कहा, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? आप समर्थ हैं, रास्ता बनाती चलती हैं, हम दूसरों को बनाई हुई लीक पीटते हैं। रेखा ने जोर देकर कहा, नहीं, यह मेरा आशय बिल्कुल नहीं था। भुवन को रेखा की शाम की कही हुई बातें याद आने लगी। अकेले हैं तब भी लीक पकड़कर चलते हैं। उसने चाहा अभी पूछ ले रेखा का क्या अभिप्राय था, पर वह बात उसने नहीं, चंद्र माधव को कही गई थी। उसे सुननी भी नहीं चाहिए थी। उसने पूछा, तब कुछ स्पष्ट करके कहिए ना। कुछ नहीं, दूसरों की बनाई हुई लीकों की बात मैं नहीं सोच रही थी। व्यक्तित्व की अपनी लीकें होती हैं, एक रुझान होता है और उसके आगे व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य के बारे में जो समझता है, जो कल्पना करता है, मनसूबे बांधता है, उनसे भी तो एक लीक बनती है। लीक कहिए, चौखटा कहिए, ढांचा कहिए, या कह लीजिए दुनिया में अपना एक स्थान। मेरा यही मतलब है। आपके सामने ऐसा मेरा अनुमान है, भविष्य का एक चित्र है, कहीं मंजिल है, ठिकाना है, इसलिए रास्ता भी है। रास्ते तो कई हो सकते हैं और शॉर्टकट भी होते नहीं। शॉर्टकट नहीं होते, पर कई रास्ते वाला बड़ा तर्क खतरनाक होता है। भुवन जी, आपके सामने एक रास्ता है, वह जिस पर आप हैं। दूसरे रास्ते हो सकते हैं, पर चलता रास्ता एक ही है जिस पर आप हैं। चलना तभी संभव है। गार्ड ने सीटी दे दी थी। गाड़ी भी सीटी दे चुकी थी। भुवन ने कहा, रेखा जी, आपसे व्यक्तित्व को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आपके सामने रास्ता नहीं है। आपका ऐसा स्पष्ट, सुनिश्चित, रूपाकार युक्त व्यक्तित्व है कि वह व्यक्तित्व, वह शब्दों के लिए कुछ हटका तो रेखा ने कहा, आप चलकर गाड़ी पर सवार हो जाइए, फिर आगे की बात होगी। भुवन ने कहा, अभी चलने में बहुत देर है। फिर कुछ शरारत से एलियट की पंक्तियां दोहरा दी। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, फॉल्स द शैडो, फॉर दाइन इज द किंगडम। रेखा हंसी, कुछ बोली नहीं। भुवन ने कहा, लेकिन मेरा सवाल बीच में ही रह जाता है। आपके पास ऐसी स्पष्ट प्रखर दृष्टि है कि मुझे सब रास्ते एक साथ देखते हैं। रेखा बात काटकर हंस पड़ी। इलियट की जो पंक्तियां भुवन ने कही थी, उसका अर्थ है, कल्पना और यथार्थ के बीच, गति और कर्म के बीच आ जाती है तेरी छाया, क्योंकि तू ही शास्ता है। और हर आगे के और फिर उसके बाद रेखा बात काटकर हंस पड़ी। और हर रास्ते के आगे एक मंजिल भी दिखती है जिसे मरीचिका मानना कठिन है। वह तनिक रुकी, फिर गंभीर होकर उसने कहा, और इसलिए सब मंजिलें झूठ हो जाती हैं और कोई रास्ता नहीं रहता। मैं सचमुच कहीं पहुंचना नहीं चाहती, चाहना ही नहीं चाहती। मेरे लिए काल का प्रभाव भी प्रभाव नहीं, केवल क्षण और क्षण और क्षण का योग फल है।
मानवता की तरह काल प्रवाह भी मेरे निकट युक्ति सत्य है। वास्तविकता क्षण की ही है, क्षण सनातन है। भुवन चुपचाप रेखा का मुंह ताकता रहा। रेखा जैसे दूर खड़ी कहीं गुनगुना उठी। भुवन ने कान देकर सुना, वह लारेस की कुछ पंक्तियां दोहरा रही थी। रेखा लारेस की पंक्तियां कहती है, डार्क ग्रासेस अंडर माई feet seem to dabble in me like grasses in a brook. Oh, and it is sweet to be all these things, not to be any more myself. For look, I am weary of myself. इसका अर्थ है, मेरे पैरों तले की घास मानो मुझ में ऊब डूब कर रही हैं, और जैसे झरने में किनारे की घास। कितना मधुर है ये सब वस्तुएं हो जाना और अपना आप न रहना, क्योंकि मैं अपने आप से ऊब गई हूँ। उसके आगे रेखा का स्वर भुवन स्पष्ट नहीं सुन सकता था और शब्द छूट जाते थे, पर कविता उसकी पढ़ी हुई थी और वह बिना पूरा सुने भी साथ साथ गुनगुना सका। लेकिन रेखा के पढ़ने में कितनी एकात्मकता थी उन पंक्तियों के आशय के साथ, मानो सचमुच ही भुवन देख सकता वहाँ रेखा नहीं, घास की झूमती हुई पंक्तियां हैं, पत्तियां हैं, पत्तियां भी नहीं, पानी में पड़ी हुई पत्तियों की परछाइयां। उसे और किसी कवि की कविता याद आई जिसने कहा है, सरोवर के पानी में झांक कर जो घास और शैवाल देखता है वह भगवान का मुंह देखता है, और जो अपनी परछाई देखता है वह एक मूर्ख का मुंह देखता है। और उसने सोचा, इस समय निसंदेह रेखा मूर्ख का मुख नहीं देख रही, वह यद्यपि भगवान का साक्षात्कार कर रही है या नहीं। यह ठीक इसी समय रेखा ने उसकी कोहनी पकड़कर उसे ठेलते हुए कहा था, अरे आपकी गाड़ी तो जा रही है। और उसने मुड़कर देखा था कि सचमुच पर उसका डिब्बा जो पीछे था अभी वहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ से गुजरा नहीं था। उसने कहा, आप चिंता ना करें, और सवार हो गया था। कब रेखा ने उसकी कोहनी पर छोड़ी थी इसे उसे ठीक से पता नहीं था। तत्काल ही ये जब उसने डिब्बे का हैंडल पकड़कर तख्ते पर पैर रखा था और गाड़ी की गति ने उसे खींच लिया था, तब उसने यही देखा कि रेखा का हाथ अभी वैसा ही ऊपर उठा हुआ है। उंगलियां की स्थितियां वैसी अनिश्चित हैं जैसे किसी एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया के आरंभ होने से पहले होती है। संकल्प शक्ति उस जड़ अंतरावस्था में। और ठीक उसके बाद उसने सहसा जाना था कि वह भीतर कहीं विचलित है और उसकी खूनी चुनचुना रही है, और उसका हाथ उसका अपना आयवव नहीं और सब पर्याय विपर्याय है। आसपास सब कुछ गोरख धंधा है जिसका हल कम से कम उस समय उसे भूल गया है, और गोरख धंधे का हल न जानने में उसकी छटपटाहट नहीं होती जितनी जानते हुए भी कि वो क्षण न पा सकने में। पटरी के मोड़ पर रेखा गाड़ी की ओट हो गई थी। भुवन अपना हाथ देखता रह गया था। तभी एक चिड़चिड़े स्वर ने उसे वापस ठोस धरती पर ला गिराया था। क्षितिज में फीका सा रंग भरने लगा था सप्ताह भर की घटनाओं का, यदि घटना उन्हें नहीं कहा जा सकता। पर्यलोकन करके भुवन फिर वहीं का वहीं आ गया था। तथ्य और सत्य, सत्य वह तथ्य है जिसे रागात्मक लगाव सब बातें हैं तथ्य की। सत्य यह है कि फाफामो स्टेशन आ रहा है, आगे गंगा है जिसका पाट इस धुंधली रोशनी से मुकुर सा चमकता होगा। गंगा, प्रयाग की गंगा। भुवन ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी चढ़ी हुई आस्तीनें नीचे उतार ली, चाहे हल्की सी ठंड से बचने के लिए, चाहे कोहनी पर छाप की छिपा या मिटा देने के लिए। खड़े होकर उसने एक अंगड़ाई ली। इलाहाबाद वह नहीं ठहरेगा, वापस चला जाएगा। छुट्टी के 2-4 दिन बाकी हैं तो क्या हुआ, या कि वह कहीं और हो आए। बनारस, सारनाथ, मथुरा, आगरा, दिल्ली। दिल्ली में कई मित्र हैं। गौरा के माता पिता हैं, उसके प्रोफेसर भी आजकल हैं। नहीं, क्या होगा कहीं जाकर। इलाहाबाद से सीधे वापस। अपनी छोटी सी जगह अच्छी है, कुछ पढ़ना लिखना होगा। अकेले हैं ना, तभी लेक पकड़कर चल सकते हैं। गड़गड़ाहट या गंगा का पुल आ गया। दूर कहीं अभी दिखते होंगे धुंधले से भोर के दीप, एक दिगंत स्पर्शी प्रवाह, उसमें छोटे छोटे द्वीप मानो तैरते दीप, और एक बड़ी अंधेरी रवहीन तरंग